यहाँ चंद्रमा 12वें हैं, इस वजह से थोड़े बहुत अशांति का माहौल वो खड़ा कर सकते हैं। एक होता है, हालांकि वो संबंध जो है वो एक वक्त पे आने के बाद बिल्कुल ही ठंडा पड़ जाता है। जैसे आप ऐसे इसको उदाहरण स्वरूप ऐसे समझे कि दिन भर की लड़ाई जारी रही, रात में जाकर के खत्म हो गई, या रात भर की लड़ाई सुबह सुबह होकर के खत्म हो गई। एक वक्त पे आने के बाद व्यक्ति क्षमाशील होता है, वो किसी को भी कर देता है, चलो ठीक है कोई बात नहीं, ऐसा होता है। नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने। सुबह लग्न कुंडली का विश्लेषण मैंने करा था और उसी कुंडली के दूसरे चैप्टर के साथ उपस्थित हूं, जहां नवांश, लग्न और दशमांश कुंडली का एक बार फिर से सूक्ष्म अवलोकन करते हैं या फिर उसको विस्तार देते हैं। जैसे सुबह के कार्यक्रम में मैंने लग्न कुंडली का अध्ययन किया, जिसमें बहुत सारी चीजें बताई थी, अभी उसको और भी ज्यादा इलेबोरेट करेंगे। तो यहाँ नवांश कुंडली में आप जब देखेंगे तो बिना इधर उधर की बात करें, यहाँ लग्न कुंडली का जो सप्तमेश है वो आपके नवमांश कुंडली का लग्नेश बन रहा है, और लग्न के अधिपति बुध जो है वो गुरु के साथ बैठे हैं, जो कि सप्तम के अधिपति हैं। ऐसी अवस्था में व्यक्ति की पत्नी बुद्धिमान होती हैं और उनके लिए जो सही होता है वही सही होता है। जो चीज उनको एक बार अच्छी ना लगे या जो चीज सही ना लगे, उनके लिए वो मानना थोड़ा कठिन होता है। बस जो बता रहा हूं ये नक्षत्रों के आधार पर भी बता रहा हूं और आपको सिर्फ बता रहा हूं, उसका परिणाम बता रहा हूं। बुध आश्लेषा के बैठे हैं और गुरु पुष्य के बैठे हैं, ऐसा इस वजह से होता है। शनि की दृष्टि उनको थोड़ी प्रैक्टिकल माइंडसेट की भी बना सकती है। दूसरे नंबर पे अगर आप गौर करेंगे तो इस नवांश कुंडली में यहाँ पे और लग्न कुंडली में यहाँ पे शनि, गुरु और बुध के कारण व्यक्ति की पत्नी चिरायु, चीरकाल तक रहने वाली, थोड़ी प्रैक्टिकल माइंडसेट की तो होती हैं, पर उनके लिए किसी को भी उत्तर देना मुश्किल नहीं होता। वो आसानी से किसी भी स्थिति को हैंडल कर सकती हैं, और निश्चित रूप से जिस चीज को आप गति या दिशा नहीं दे पा रहे हो, वो काम अगर आप अपनी पत्नी को देंगे तो निस्संदेह वो आराम से कर लेंगी। दुश्मनों से लड़ना हो, किसी को उत्तर देना हो, किसी से अपना अधिकार लेना हो, ऐसी अवस्था में आपकी पत्नी आपके साथ और पत्नी के जो निकटस्थ लोग हैं, मतलब आपके ससुराल क्षेत्र के लोग, आपकी सहायता कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे आपकी इस कुंडली में, नवांश कुंडली जो है, वहां पे लग्न के अधिपति का सप्तम और सुख भाव के अधिपति के साथ बैठना ये अच्छा माना जाएगा। दाम्पत्य में थोड़ी थोड़ी जो है वो कलुषित भावनाओं का भी संचार होता रहेगा, कभी कभी मिसमैच होता रहेगा, परस्पर जो है वो मिसकंसेप्शन ऐसे बनते रहेंगे, या फिर ये कह सकते हैं कि कई बार उनका ईगो बीच में आता रहेगा या फिर आपका ईगो बीच में आता रहेगा। कारण है क्योंकि 12वें भाव के अधिपति सूर्य जन्म कुंडली में शुक्र के साथ यहां बैठे हैं, जहां इस कारण से कई बार घर में छोटे छोटे कलहपूर्ण वातावरण के बनने के संकेत मिलेंगे। इसको बैलेंस करने की जिम्मेदारी निश्चित रूप से पति पे ज्यादा रहेगी। कारण है क्या, क्योंकि यहाँ पे कन्या राशि का बनना और वो कन्या राशि का जो है वो जन्म कुंडली में लग्न में बनना। अब जरा गौर करिए तो यहाँ पे जो सप्तम भाव के अधिपति हैं, मतलब आपकी कुंडली का जो नवांश है उसका सप्तमेश गुरु उच्च का होकर के बैठा है, और यहाँ पे जो लग्नेश होते हैं वो जन्म कुंडली में, आपकी कुंडली में गुरु लग्न को देख रहे थे। इसका सीधा सा अर्थ है कि व्यक्ति के दाम्पत्य में उच्चता बरकरार रहेगी। वहां पे दोनों ही ज्ञानी हैं, दोनों के पास अपने अपने तर्क हैं और दोनों के पास अपने अपने जो है वो प्रायोरिटी अलग अलग चीजों के अलग अलग बने हैं। हो सकता है आपके लिए जो चीज बहुत ज्यादा मायने रखती है वो आपके दाम्पत्य यानी कि आपके पत्नी के लिए वो थोड़ी कम प्रायोरिटी वाली हो सकता है कि कई बार आप जिस चीज को लेकर के बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हो वो उसको बिल्कुल भी तवज्जो ना देती हो, ऐसे संभव है। उसके अतिरिक्त चूंकि नवांश कुंडली के केंद्र में ही, लग्न में ही राहु और केतु का प्रभाव है, इस वजह से थोड़ी बहुत जो संशयात्मक स्थितियां होंगी वो बनती रहेंगी, और इस वजह से घर की शांति भी कभी कभी भंग होती रहेंगी। 12वें भाव के अधिपति हैं सूर्य, यहाँ शुक्र के साथ बैठे हैं। इस कारण से पत्नी के आने के बाद निस्संदेह व्यक्ति का भाग्य बल बढ़ा है, भाग्य का लाभ मिला है और उसको सुविधाओं में वृद्धि भी मिली है। इस आधार पर कि जन्म कुंडली के नवांश के जो लग्नेश हैं वो लाभ भाव में बैठे हैं,
सप्तमेश के साथ और सूर्य और शुक्र एक साथ बैठ करके कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं मानसिक सुख वाले भाव में, इस आधार पर व्यक्ति को कई बार अपनी लड़ाई खुद से ही लड़ने की स्थिति बनती है, जहां ये जातक जो है वो कई बार अपनी लड़ाई खुद लड़ना चाहता है, उसमें जानबूझ करके वो कई बार पत्नी को इन्वॉल्व नहीं करना चाहता है। लेकिन अगर आप ऐसा कर लें कि अपनी पत्नी को भी उसमें थोड़ी सी महत्वपूर्ण भूमिका दे दें, या जिससे आप जो बात ना कह पाते हो अगर अपनी पत्नी से कहलवा दें या बोल दें या बुलवा दें तो आपको सफलता मिल जाएगी। यहाँ पे एक बात और भी जो मैं देख रहा हूँ, यहाँ लग्न कुंडली के या नवांश कुंडली के जो द्वितीय भाव के अधिपति हैं वो मंगल यहाँ नीच के बैठे हैं, और वो मंगल यहाँ पे नवांश कुंडली में स्वग्रही हो जा रहे हैं। इसका मतलब है कि व्यक्ति के जीवन में एक लेवल में आने के बाद मंगल की दशा जहां लाभदायक सिद्ध होगी, वहीं पे कई तरीके से व्यक्ति के जीवन को कम्युनिकेट करते भी वो मंगल देखे जाएंगे। मतलब एक वक्त पे आने के बाद मंगल की दशा भी व्यक्ति के लिए सपोर्टिव हो सकती है, क्योंकि उस पर गुरु का प्रभाव रहेगा। और साथ ही साथ गुरु अगर जन्म कुंडली में सप्तम भाव या लग्न के अधिपति के साथ संबंध बना लें या देख लें या दृष्टि भी पड़ जाए, गुरु की दृष्टि यहाँ पड़ रही है अपनी राशि पे और लग्नेश के साथ वो बैठे हैं, ऐसी अवस्था में व्यक्ति का दाम्पत्य ठीक ठाक रहता है। पर वहां पे दोनों ही ज्ञानी होने के कारण, दोनों ही नॉलेजेबल होने के कारण कई बार वहां पे एक दूसरे से सामंजस्य नहीं बन पाता है, या थोड़े से कठोरता या फिर थोड़े से कठोर होने के संकेत मिलते हैं। यह स्थिति बन रही है। नवांश कुंडली में शनि का भाग्य भाव में बैठना जो आपकी कुंडली के लिए पंचमेश और षष्ठेश होते हैं, इस वजह से कई बार आपके संपत्ति, आपके प्रभाव की स्थिति और आपके जो भाग्य की स्थिति है वो थोड़ी मंदतर स्थिति को जाती है, और पत्नी जो है वो थोड़ी प्रैक्टिकल ज़्यादा देखी जा रही है या फिर होते हुए देखा जाता है। उनके लिए जो सत्य है वही सत्य है, आप उसको कभी भी तर्क के बल पे आप उनके लिए वो चीज़ झूठ या सत्य सिद्ध नहीं कर सकते। जो बैठ गया है वो बैठ गया है। इसके बाद जो है आपकी कुंडली में अगर आप देखेंगे तो यहाँ के जो चतुर्थ भाव के अधिपति हैं या तृतीय भाव के अधिपति, तो तृतीय भाव के अधिपति शुक्र स्वग्रही थे, यहाँ पे वही शुक्र जो है वो जन्म कुंडली में दिग्बली हो जा रहे हैं, यानी कि चतुर्थ भाव में सूर्य के साथ बैठ रहे हैं। इस वजह से अपने जन्म स्थान से व्यक्ति को दूर रहना चाहिए और हमेशा ही अगर हो सके तो दूर ही रहने का प्रयास करना चाहिए। विशेषतया आपकी जो स्थिति यहाँ पे देख रहा हूँ उसमें शुक्र और सूर्य का जो संबंध बन रहा है वहां पे शुक्र प्रभाव से कमजोर होंगे। इस कारण से धर्म पत्नी के जीवन में या कई बार थोड़ा कम रहे, बड़े बुजुर्गों का आदर व्यक्ति थोड़ा कम सा कर लेता है, ऐसा मैं दाम्पत्य में पत्नी के लिए बोल रहा हूँ। कई बार इरिटेटिव साउंड भी कर सकता है, ऐसी स्थितियां होती हैं। नवांश कुंडली में या लग्न कुंडली के जो चतुर्थ भाव के अधिपति हैं जो बुध बनते हैं, वही आपकी कुंडली के सप्तमेश भी बनते हैं। वो बुध नवांश कुंडली में उच्च के ग्रह गुरु के साथ बैठे हैं, इस कारण से पत्नी की बुद्धि बलिष्ठ होगी और वो थोड़े बहुत अभिमान के साथ जीवन जी लेती हैं। इसके बाद वो कई बार जो यहाँ पे जो चूंकि नवांश कुंडली जो है वो स्पाउस का होता है, तो यहाँ पे उस चीज पे फोकस ज्यादा करना है। तो आप अगर गौर से देखेंगे तो उनका जो स्वभाव होगा वो कई बार ऐसा देखने में आएगा कि अपने आप को शांत रखने के लिए, अपने आप को या अपने पूरे परिवार को एकत्रित करने के लिए, अपने जो उनका जो परिवार है उस परिवार को ठीक रखने के चक्कर में कई बार वो अपने आप को जलाती रहती हैं और भूनती रहती हैं। ऐसा संभव है। क्यों ऐसा हो सकता है? क्योंकि गुरु जो है वो उनके पास ये चीज एग्जिस्ट करता है कि नहीं ये सही है, वास्तव में वो कई बार है भी, लेकिन चूंकि सूर्य और शुक्र एक साथ चतुर्थ भाव में बैठ करके उसमें भेद और कहीं ना कहीं कंफ्यूजन पैदा करने का काम कर रहे हैं, इस कारण से कई बार चीजें जो है वो गड़बड़ हो जाती है। और बुध अगर उच्च के ग्रह के साथ बैठेंगे तो कोई भी ग्रह जब उच्च के ग्रह के साथ बैठता है या जन्म कुंडली का जो द्वितीयेश है मंगल अगर जन्म कुंडली में स्वग्रही हो या उस भाव का अधिपति अगर मान लीजिए मंगल किसी अन्य भाव में बैठे होते या अन्य राशि में बैठे होते तो हमें उस राशि पे जाकर के फिर से तब जाकर के निर्णय लेना होता। लेकिन यहाँ पे जो द्वितीयेश हैं वो जन्म कुंडली में स्वग्रही हो रहे हैं, इस वजह से ये दाम्पत्य हमेशा ही ऐसे ही थोड़े से इरिटेटिव साउंड के साथ चलता रहेगा, क्योंकि गुरु की दृष्टि यहाँ पे है और गुरु सप्तमेश के साथ बैठे, चतुर्थ भाव में सूर्य और शुक्र बैठे हैं। ये ऐसे ही थोड़े थोड़े उतार चढ़ाव के साथ ये दाम्पत्य यूं बीतता जाएगा और लॉन्गिविटी को प्राप्त कर देता है।
क्योंकि यहाँ पे जो आपकी कुंडली का द्वितीयेश है, लग्न कुंडली का, वो नवांश कुंडली का अष्टमेश बन रहा है, जो लॉन्गिविटी का कारक होता है। और ये आपकी कुंडली में स्वग्रही है। विपरीत स्थिति के बाद और मंगल की दशा में व्यक्ति को कई बार रैंडम क्लिक होता है, रैंडम धन और धनाढ्य होने का बल भी मिल जाता है, या धन संपत्ति का आगमन मंगल की दशा में मिल जाए, जैसे वो 2030 के करीब में जुलाई में, ऐसी स्थितियां। 2024 में कई बार व्यक्ति को एक अच्छी दशा का संकेत भी मैं कह सकता हूं। उसके बाद 2027 में भी आपकी कुंडली में बहुत अच्छे संकेत मिल रहे हैं। उसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में 2024 में बहुत 27 के बाद 2028 में भी संकेत अच्छे मिलेंगे। मंगल की दशा भी आपकी कुंडली में कमजोर नहीं होगी, जैसा कि मैंने अभी बताया। राहु की दशा में खर्च होंगे 2031 से 34 तक। ऐसी स्थिति में कई बार जो है वो व्यक्ति के धार्मिक कृत्य पे और कुछ अच्छी चीजों पे ये खर्च देखे जाएंगे। शुक्र में राहु में 2031 से 34 तक ये, इस दौरान आपको व्यय पे थोड़ा नियंत्रण भी रखना होगा और व्यय को संतुलित करने के लिए आपको मैकेनिज्म तैयार करने होंगे। 2034 से लेकर के 37 तक आपकी कुंडली में आप अपने अनुभवों के आधार पर अपने जीवन को जीने का प्रयास करें, और विशेषतः उस दौरान अपने उम्र के आप उस पड़ाव पे होंगे जहां पे आप सिर्फ अनुभवों से ही सारी चीजें कर देंगे, जहां पे आपको किसी भी तरीके का कोई गेन नहीं हो तो लॉस भी नहीं हो। आप बिल्कुल ही ऑटो पायलट मोड में होते हैं, जहां पे आपको कुछ भी करना नहीं होता है, चीजें स्वतः ही होती रहती हैं। ऐसे जीवन का एक दौर, ऐसे जीवन में 2034 से 37 तक का रहेगा काल, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। तो ये स्थिति आपकी कुंडली में बनती है। उसके बाद 37 से लेकर के 40 तक में आपकी कुंडली जो बनेगी, वैसी अवस्था जहां पे आपको फिर से एक बार उतरना होगा जीवन के मैदान में, जहां स्वास्थ्य से संबंधित समस्या होती रहे, पत्नी के स्वास्थ्य से संबंधित समस्या होती रहे, भाग्य का लाभ थोड़ा सा कमजोर मिल सकता है और चीजें थोड़ी गड़बड़ होंगी। जो आप चाहेंगे वो नहीं होगा, जो नहीं चाहेंगे वही होता है। उसके बाद फिर आपकी कुंडली में 2040 से जो स्थिति बनेगी, वहां पे आपकी कुंडली में जो बात बनेगी 40 से लेकर के 43 तक, यानी कि 2040 के 7वें महीने से जो स्थिति बनेगी, वहां आपकी कुंडली में थोड़े बहुत असंतुलन के साथ व्यक्ति को सुख की प्राप्ति होती है। और निस्संदेह वहां पे जो चीज आप नुकसान में पीछे किए रहते हैं उसका फिर से रीगेन हो जाता है, जहां आपके स्वास्थ्य में कई बार आपको लाभ में भी चीजें देखी जाती हैं। ये चीजें ऐसे आगे बढ़ेंगी। 43 से लेकर के 2044 तक आपका अनुभव फिर से एक बार काम करेगा और निस्संदेह फिर से आप थोड़ी बहुत दवाइयों के साथ जिएंगे। ये स्थिति बनती है। सूर्य की दशा इस कुंडली के लिए बहुत अच्छी, पैतृक संपत्ति को लेकर के कुछ ऐसे विवाद जो आपके जीवन में रहेंगे उसका सुलटाव हो सकता है, उसका सुलझना संभव हो सकता है, और कई बार आपको विजेता भी बनते देखा जा सकता है ऐसे सूर्य की दशा में। ऐसे कुछ उस समय कुछ रोग, पेट से संबंधित कुछ समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, कुछ इधर उधर की यात्राएं भी हो सकती हैं, ऐसा मैं देख रहा हूं। ओवरऑल अगर बात करूंगा तो इस कुंडली के लिए राहु, केतु और सूर्य और गुरु का एक साथ ऐसे संबंध में आना, ये विशेषतया बहुत ही ज्यादा अलग तरीके का संकेत दे रहा है। जैसे अगर आप दशमांश कुंडली को देखेंगे तो लग्न के अधिपति शनि बनते हैं, वो जाकर के जन्म कुंडली में उच्च के बैठे हैं। इसका स्पष्ट मतलब ये होता है, और केंद्र में गुरु के बैठने का, कि व्यक्ति के जीवन में छोटी छोटी समस्याएं उसके दशाओं के कारण आ रही है। कुंडली को नेचर से देखना होता है कि उस कुंडली को नेचर कैसी मिल रही है, वो किस प्रवृत्ति को धारण करके आगे बढ़ रही है। दो चीजें कुंडली को प्रभावित करती हैं और व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करती हैं। एक उसकी कुंडली का मूल स्वरूप, और दूसरा उसकी कुंडली में चलने वाली दशाएं। दशाएं जब कमजोर चलती हैं तो मूल स्वरूप भी प्रभावित होता है, और मूल स्वरूप इस वजह से प्रभावित होता है क्योंकि उसके ऊपर से दशाओं का प्रभाव पड़ता है। राहु, केतु, शनि, मंगल की दशा किसी भी व्यक्ति के जीवन में अपने मूल नेचर को जब देने लगते हैं तो काफी इंपैक्ट डालते हैं उसके बेसिक बिहेवियर पे भी, और साथ ही साथ उसके बेसिक रूटीन पे भी। क्योंकि ये पापक ग्रह होते हैं तो इनके पास पापक प्रभाव ज्यादा, या फिर इनका पापक प्रभाव ज्यादा दिखने को मिल जाता है। अगर आप गुरु और केतु की तुलना करेंगे तो बेसिकली तो दोनों एक ही जैसे होते हैं, क्योंकि केतु भी शुभ ग्रह की श्रेणी में ही रखे गए हैं। लेकिन राहु और केतु, शनि और मंगल, ये जो ग्रह होते हैं ये ऐसे भी निर्भर करते हैं कि व्यक्ति की कुंडली में इनका एग्जिस्टेंस कैसा है, ये कैसे एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो आप अगर इस बात पे गौर करें तो आपकी कुंडली में दशम भाव के अधिपति जो मंगल हैं वो गौर से देखिए तो नीच के बैठे हैं। इसका मतलब क्या है कि लग्नेश उच्च के भाग्य भाव में और दशमेश नीच के, जिस पे गुरु की दृष्टि होगी, या अगर दृष्टि को हम थोड़ी देर के लिए ब्लॉक कर दें, ना भी माने, क्योंकि कुछ लोग ये कहते हैं कि दशमांश कुंडली में या नौमांश कुंडली में दृष्टियां काम नहीं करती। मुझे जहां तक लगता है
कि ग्रह की दृष्टि हर चार्ट में काम करती है, कुछ चार्टों को छोड़ करके, कुछ वर्ग विश्लेषणों को छोड़ करके। लेकिन मैं जो अभी स्तुति बता रहा हूं इसमें तो क्रमशः दृष्टि पे मैं काम करूंगा और निस्संदेह उनका प्रभाव भी बताऊंगा। तो गुरु जो दशम भाव के अधिपति हैं वो नीच के बैठे, जिसको गुरु ने देखा है, और लग्न के अधिपति भाग्य भाव में बैठे हैं। केंद्र में दो दो सुनियोजित तरीके से दो अच्छे ग्रह बैठे हैं जो सिस्टम से युक्त और सिस्टम में रह करके काम करते हैं, जिसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और वो रिस्पॉन्सिबल होता भी है। कभी भी किसी को धोखे से, कभी भी किसी को गलत तरीके से, कभी भी किसी को उल्टे पुल्टे तरीके से मैनिपुलेट करके वो अपना टारगेट पूरा नहीं करेगा। किसी भी तरीके से वो व्यक्ति जीवन में किसी चीज को पूरा करने के लिए गलत रास्ता अख्तियार नहीं करेगा। अपने मोरालिटी को जागृत रखता है, नियमबद्ध होकर के चलता है, कानून और सीमाओं में बंध करके काम करता है। पर ये जो कभी कभी काम का दबाव या फिर जो जीवन में उधेड़ बुन चलते हैं वो इसलिए चलते हैं, कर्म क्षेत्र को लेकर के विशेषतः, क्योंकि मैं दशमांश कुंडली पे हूं, वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि आपकी कुंडली में राहु केतु का प्रभाव है अभी दशा में, और दूसरे नंबर पे ये सूर्य उच्च के राहु के साथ बैठे हैं। उच्च के राहु और भूमि तत्व के ग्रह में, भूमि तत्व की राशि में अग्नि तत्व का ग्रह बैठा है। राहु केतु के संपर्क में गुरु के आ जाने के कारण कई बार जीवन में अचानक से ही रैंडमली कुछ भी नहीं होता करने को। ऐसा कब होगा? जब शनि मंगल राहु केतु की दशा चलेगी तब। मैं मंगल को इसमें थोड़ा रखूंगा क्योंकि लग्न कुंडली में वो राहु के साथ है और यहाँ पे वो शनि और मंगल का प्रभाव है। इस कारण से कई बार व्यक्ति के जीवन में छोटी छोटी समस्याएं आए दिन बनी रहती हैं। अब इसको और भी ज्यादा क्लियर करें अगर, तो बात ये बनती है कि क्या ये ऐसे ही बनी रहेंगी चीजें? इसका उत्तर हाँ में रहेगा। कारण है क्योंकि जन्म कुंडली के लग्न कुंडली के दशम भाव के अधिपति जो गुरु हैं वो गौर से देखिए तो शत्रु के घर में बैठे हैं। तो मूलतया तो संबंध यहीं से शुरू होंगे, पर आगे बढ़ करके कि जैसे ही व्यक्ति कुछ दिन उस समस्या को झेलता है तो गुरु को संग मिलता है चंद्रमा का, गुरु को संग मिलता है चंद्रमा का, और प्रोफेशनलिज्म का जो कारक होता है वो शनि का। दूसरे नंबर पे वही गुरु दशमांश कुंडली में वृश्चिक राशि के बैठ रहे हैं और राहु और केतु के संपर्क में आ रहे हैं। इस कारण से कई बार थोड़े दिनों के बाद स्वतः ही उसका आत्मबल जागृत होता है और स्वतः ही उसके जो बारे में लोगों का जो नेचर है या लोगों के जो विचार हैं वो बदल जाते हैं और वापस वो चीजें पटरी पे आ जाती हैं। मतलब ये जीवन का एक अंग रहेगा जो आपके साथ आरंभ में थोड़ी बहुत मशक्कतों के साथ आपको आगे बढ़ाता रहेगा। पर अल्टीमेट कैसा है? जब हम इस विचार पे और इस सवाल का उत्तर ढूंढते हैं कि व्यक्ति का कर्म क्षेत्र टोटली कैसा है, तो लग्नेश अगर उच्च के बैठे हों दशमांश कुंडली में, केंद्र में अगर सूर्य और गुरु जैसे कारक ग्रह बैठे हों, आपकी कुंडली का कारक ग्रह जन्म कुंडली में कन्या लग्न की कुंडली के लिए शनि कारक होते हैं, हालांकि वो थोड़े घसीटीपन में भी जाते हैं। इस वजह से शनि की दशा में जब भी व्यक्ति आएगा तो थोड़ी सी समस्याएं उसको जीवन में मिलेंगी, चाहे आरंभ में हो चाहे अंतिम में तो नहीं, लेकिन आरंभ में थोड़ी सी समस्या एक साथ ही लगातार बहुत ज्यादा जो है वो ब्रेकर आते रहते हैं। ऐसा शनि की दशा में भी देखने को मिल सकता है, लेकिन शुक्र की दशा में ये चीज नहीं होगा। दूसरे नंबर पे ऐसी जो स्थिति बनेगी, यहां पे गुरु का प्रभाव और यहां उच्च का हो जाना, और सूर्य जो यहाँ के कुंडली में 12वें भाव के अधिपति हैं, यहां वो आकर के सप्तम भाव के अधिपति होते हैं। तो सप्तम भाव के अधिपति का एकादशवें भाव में जाना बुध जैसे ग्रह के साथ, ऐसी अवस्था में व्यक्ति का खुद का व्यापार तो कभी भी ना चले, कई बार थोड़ी कमजोरीपन के साथ, लेकिन दूसरे नंबर पे वो नौकरी या बड़ी संस्थान से जुड़ करके अगर अपना जीवन निर्वाह करे तो निश्चित रूप से वो सफल हो जाएगा। तीसरे नंबर पे अगर बात कहूं तो जीवन में हमेशा ही बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद काम करे, भाग्य का बल मिलता रहे, और निश्चित रूप से जिस नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है, चंद्रमा उत्तरा भाद्रपद के हैं, शनि इस कुंडली में कारक भी होंगे और थोड़ी बहुत समस्याओं को देने वाले भी होंगे। पंचम भाव के अधिपति हैं और नवांश कुंडली में नवम भाव में बैठे भी हैं, मित्र की राशि में, जिसके अधिपति स्वतः ही जन्म कुंडली में नवम चतुर्थ भाव में बैठे हैं। इसे भी अच्छा कहते हैं। लग्न कुंडली में भी नवम भाव के जो अधिपति थे वो पंचम भाव में बैठे थे,
यहाँ पे जो नवम भाव के अधिपति हैं वो केंद्र में आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि व्यक्ति के ऊपर उसके पूर्वजों का आशीर्वाद उसके साथ है, इस वजह से। और यहाँ पे भी लग्न के अधिपति, ध्यान से समझिए, नवम भाव में बैठे हैं और यहाँ के जो अधिपति हैं वो शुक्र आपकी कुंडली में जाकर के कहाँ बैठे हैं, दशमांश कुंडली में वो बैठे हैं एकादशवें भाव में। मतलब यहाँ पे ये सूर्य यहां बैठे तो शुक्र यहां बैठे हैं, वस्तुतः ये शुक्र है, यहां सूर्य नहीं है, शुक्र है, तो शुक्र यहां बैठे। इसका मतलब है कि भाग्य भाव के अधिपति जो शुक्र हैं वो वस्तुतः लाभ में बैठ करके भाग्य को, पंचम भाव को देखेंगे। बुध भी यहाँ के अधिपति होकर के, बुध की दृष्टि काम करेगी, चंद्रमा की दृष्टि काम करेगी और शुक्र की दृष्टि काम करेगी। और लग्नेश स्वतः ही भाग्य भाव में बैठे हैं। सूर्य यहां बैठे हैं, ये शुक्र है, कंफ्यूजन में मत रहिएगा, गलती से वो सूर्य लिखे गए हैं। तो चंद्रमा, बुध और शुक्र, तीन शुभ ग्रहों की दृष्टियां जब जन्म कुंडली के पंचम भाव पे बैठे, गुरु और सूर्य जैसे दो ग्रह जब केंद्र में बैठे हों, लग्नेश जब उच्च के होकर के बैठे हों, तो मैं आपको एक चीज से निश्चिंत करना चाहूंगा कि थोड़े से कंफ्यूजन यहां राहु और सूर्य के कारण जरूर उत्पन्न होंगे, लेकिन इससे डरने वाली कोई बात नहीं है। आपका कार्यक्षेत्र कभी भी आपको प्रभावित नहीं करेगा। वो छोटी छोटी समस्याएं आपके जीवन में आती रहेंगी, पर उससे खुद को परेशान नहीं करना चाहिए। उसके बाद आपकी कुंडली में टोटल तरीके से अगर मैं बता दूं तो आपके पास आपकी कुंडली में जितने भी ग्रह हैं उसमें बलवान या बल किसके पास रहेगा, मतलब कौन सा ग्रह बलवान है, कौन सा ग्रह कमजोर है। तो शुक्र हमेशा अच्छे रहेंगे, सूर्य हमेशा अच्छे रहेंगे, मंगल हमेशा अच्छे रहेंगे, बुध थोड़ी बहुत कमजोरीपन के साथ रहेंगे और साथ ही साथ आपकी कुंडली में गुरु भी ठीक है। तो ये कम से कम कुछ अच्छे ग्रह आपकी कुंडली में हमेशा ही आपको पॉजिटिवनेस देते रहेंगे। इसके अतिरिक्त दाम्पत्य में जो चीजें हैं वो थोड़ी बहुत कंफ्यूजन के साथ आगे बढ़ती रहेंगी। पत्नी के आने के बाद व्यक्ति का भाग्य बदला है और निस्संदेह पत्नी जो है वो मजबूत है, इच्छा शक्ति से नेचर वाइज वो ज्यादा हठी हैं, उनका अपना का जो प्रभाव है वो हमेशा बना रहेगा, उसमें किसी की सेंध नहीं लगेगी, मजबूत है महिला के तौर पे कहें या फिर एक विचार के रूप में कहें। इसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में जो संतान की स्थिति देख रहा हूं उसमें संतान के आने से भाग्य का बल बढ़ा है और खास करके बड़ी बेटी के आने के बाद या बड़े बेटे के बाद आने के बाद जो भी बड़ी संतति है। तीसरे नंबर पे अगर बात कहूं तो आपकी कुंडली में दूसरी संतति के ऊपर जो है वो व्यक्तित्व का प्रभाव रहेगा। वो कुछ कुछ मामलों में अपनी पत्नी अपनी माता के जैसी, यानी आपके पत्नी के जैसी आपके अपने माता की जैसी होंगी। उसके बाद अगर मैं कुछ चीजें और भी बताना चाहूं तो अल्टीमेटली आपकी कुंडली में आपका अनुभव हमेशा आपको बल देता रहेगा। आपकी कुंडली का सबसे जो अच्छा चैप्टर बनेगा, जीवन के कई क्षेत्र होते हैं, जैसे दाम्पत्य का होता है, बुजुर्गों का होता है, पितरों का होता है, भवन आदि का सुख होता है, कुंडली के कई क्षेत्र बनते हैं। कम्युनिकेशन का होता है, भाग्य का होता है, कर्म क्षेत्र का होता है, सोशल लाइफ होती है, आप स्वयं होते हैं, आपका नेचर होता है, आपके एक्सपीरियंस होते हैं। उसके बाद आपके संतान का एक अलग कोर होता है। फिर उसके बाद आपके जीवन का जो है वो गेन होता है, फिर व्यय होता है आपके जीवन में, आपने अपनी ऊर्जा का कहाँ कहाँ नुकसान करा है। इसके बाद आपके कुटुंबजन, जो आपका खानदान है, आपकी जो परंपरा रही है वो है। ये आपकी कुंडली में ऐसे कुछ पक्ष दिख रहे हैं। अब उसके बाद आपको मैं और भी चीजें बता दूं तो मैं क्या बोल रहा था कि जीवन के कई सारे पक्ष होते हैं, तो उसमें मैंने बताया जैसे धन का पक्ष होता है, इकट्ठा करने का पक्ष होता है, पैतृक संपत्ति को डिस्प्यूट को लेकर के पक्ष होते हैं, जीवन के कई सारे हैं, स्वास्थ्य को लेकर के। पर इसमें से सबसे अच्छा क्या है जो आपकी कुंडली आपको दे सकती है? इन सब में एक चीज जो मैंने गौर करा है आपकी कुंडली में, वो आपके पास आपका अनुभव वो हमेशा आपके पास रहेगा और बहुत ही एक ऐसे व्यक्ति के तौर पे आप अपने आप को बना सकते हैं जो बेहद अनुभवी और बेहद रूटेड है, जो जुड़ा हुआ है, जो कभी भी किसी का अपमान नहीं कर सकता, जो बिल्कुल ही दिल का साफ है, स्पष्ट है, उसकी लड़ाई किसी से भी नहीं है। और वस्तुतः वो बिल्कुल ही मीन लग्न के लोगों के बारे में अगर मैं इस चैप्टर में थोड़ी सी वो कर दूं तो वो उनकी लड़ाई किसी से नहीं होती, वो किसी से भी बदला लेना नहीं चाहते, वो कई बार सरेंडर कर जाते हैं, चलो ठीक है तुमको जो देना है दे दो, जो मुझे रखना है रख लो, जो मुझे देना है दे दो।
इस तरीके की प्रवृत्ति, और यही प्रवृत्ति कई बार आपके ससुराल से या पत्नी को पसंद नहीं आती। आपके ऊपर कई बार ये जीवन में इल्जाम लग सकते हैं कि आप अपने अधिकारों को लेकर के सामंजस्य कर लेते हैं, उनको लेकर के कॉम्प्रोमाइजिंग हैं आप, और कई बार आपको लेकर के ये आप पे दबाव बनाया जा सकता है कि आप अपना काम पर्सनल जो प्रभाव है या पर्सनल जो वो होता है स्पेस में, उसमें आप थोड़े ढीले ढीले हैं, ऐसा होगा। इसके बाद आपकी कुंडली में जो मैं देख रहा हूं उसमें आपके अनुभव जो कई बार आप किसी को बता नहीं सकते, आपको जीवन में कई बार ऐसा लगेगा कि मुझे कोई समझता नहीं है, और वो सही भी है, क्योंकि आपके लेवल पे आकर के कई बार लोग आपको जान ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उनके सोचने का तरीका और आपके तरीके से कई बार चीजें मैच ही नहीं करेंगी। इसके बाद आप थोड़े कई बार न्यूट्रल हो जाते हैं, जो दुनिया को पसंद नहीं है, और कई बार आपके नजदीक रहने वाले बहुत ही क्लोज जो हैं उनको भी वो चीज समझ में नहीं आती। मीन लग्न के लोगों में सबसे जो एक थोड़ी अच्छी बात कहें, ऐसे ये कुंडली बहुत अच्छी साबित हो सकती है, क्योंकि लग्न के अधिपति और राशि के अधिपति दोनों एक ही होते हैं, और वो ग्रह उनको देख भी रहा है। गुरु का चंद्रमा से केंद्र में जाना, केंद्र में चंद्रमा का होना, यहाँ पे भी कम से कम गुरु की दृष्टि का होना, यहाँ चंद्रमा 12 में है, इस वजह से थोड़े बहुत अशांति का माहौल वो खड़ा कर सकते हैं, एक होता है। हालांकि वो संबंध जो है वो एक वक्त पे आने के बाद बिल्कुल ही ठंडा पड़ जाता है। जैसे आप ऐसे इसको उदाहरण स्वरूप ऐसे समझें कि दिन भर की लड़ाई जारी रही, रात में जाकर के खत्म हो गई, या रात भर की लड़ाई सुबह सुबह होकर के खत्म हो गई। एक वक्त पे आने के बाद व्यक्ति क्षमाशील होता है, वो किसी को भी कर देता है, चलो ठीक है कोई बात नहीं, ऐसा होता है। समझौतावादी हो जाना, या जिस चीज को व्यक्ति पकड़ ले कि नहीं ये सत्य नहीं है, उस पर कभी भी किसी भी तरीके से कोई बहस नहीं करना चाहता। मैं बहसी नहीं हूं, ऐसा कह देता है। आप ऐसा कह सकते हैं। ये आपकी कुछ कुंडली की बहुत अच्छी मजबूती है, जो जिसके बल पे आप आगे बढ़ सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप कभी भी किसी से अपने ज्ञान के मामले में, अपने अनुभवों के मामले में और अपने तर्क के मामले में बेबुनियादी से किसी के साथ आप पेश ना आए, ये आपकी कुंडली को मजबूती देती है। और वस्तुतः जो आपकी गंभीरता है वो हमेशा ही बरकरार रखने की आवश्यकता है, उसको हमेशा ही बना करके रखें। ये मीन लग्न वालों के बल होते हैं। मीन लग्न के लोगों की स्थिति जो होती है वो कई बार प्रैक्टिकल नहीं होते कुछ चीजों को लेकर के, जैसे वो अपने अधिकारों को लेकर के, अपने कर्तव्यों को लेकर के वो बिल्कुल ही बहुत ही सजग होते हैं, बहुत ही रौबदार होती है उनकी साउंड, बड़ी अच्छी होती है, मजबूत होते हैं, हर क्षेत्र का ज्ञान उनका होता है, क्योंकि अष्टम भाव में शुक्र स्वग्रहित है। तो यहाँ पे व्यक्ति को हर तरीके का डीप जो होता है वो नॉलेज होता है। अपनी बात आप बहुत अच्छे तरीके से बिना किसी डर के हमेशा ही रख सकते हैं, क्योंकि आपके पास नौमांश कुंडली में उच्च के गुरु का बल है। बुध के साथ तो पत्नी तार्किक हैं और वो गुण आप में भी है। इस वजह से कई बार डिस्प्यूट होते हैं और वो कई बार दूसरों को भी प्रभावित कर जाते हैं, माहौल को। इसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में अब मैं कुछ बेसिक चीजों पे आ जाऊं तो आपकी कुंडली में मीन लग्न की कुंडली के लिए दिन गुरुवार का अच्छा होता है, और 3 तारीख अच्छी रहेगी। राशियां अच्छी नहीं होंगी, मेष, सिंह और धनु, इन लोगों से बच के रहना चाहिए। अच्छी राशियां जिनके आप मित्र बन सकते हैं वो कर्क और वृश्चिक हैं। आपकी कुंडली का सूर्य जो है वो बिल्कुल ठीक है लग्न कुंडली में, पर नवांश कुंडली में वो थोड़ा नक्षत्र के आधार पे थोड़ा अनुभवी तो हो रहा है, पर ये इस अनुभव का लाभ आपके जीवन में एक तरफा आपकी पत्नी को मिलते देखा जा रहा है। कई बार आप वहां जाकर के बिल्कुल ही शांत हो जाते हैं, ये चीज भी देख रहा हूं। इसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में जो लग्नेश हैं वो अच्छे बैठे हैं, पर शनि जैसे ग्रह से प्रभावित हैं। इस वजह से कई बार कुछ मामलों में जब घर में कोई बात हो या फिर पर्सनल स्पेस में जब कभी कोई कड़वाहट आती है तो उसमें पत्नी का रोल थोड़ा ज़्यादा होता है। इस वजह से भी कई बार ये चीज़ें उस पर थोड़ा विचार कर लेना चाहिए। ये चीज़ें बताई मैंने।
नक्षत्र के आधार पे अगर कोई भी काम करना हो आपकी कुंडली के लिए हस्त अच्छा होगा। उसके बाद स्वाति नक्षत्र बीत रहा हो तो काम आप कर सकते हैं। पुष्य आपके लिए लाभदायक हो सकता है। पुनर्वसु आपके लिए लाभदायक हो सकता है। दिशा आपके लिए उत्तर पूर्व अच्छी हो सकती है। धन कमाने के लिए आप जो है वो उत्तर पूर्व दिशा में जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त ये सब चीजें आपकी कुंडली में बनती हैं। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ आप रात को सुनते हुए सो सकते हैं। कुछ अच्छी चीजें जैसे गजेंद्र मोक्ष वगैरह भी आपकी कुंडली में बहुत लाभदायक हो सकती है। इसके बाद आपकी कुंडली में मैंने दशाओं पे चर्चा करी। अब अल्टीमेट आपको मैं अगर ओवरऑल की बात करूं तो संपूर्णतया कुछ चीजें जो कैसे काम करती हैं। तो आपकी कुंडली में शनि, गुरु, बुध और शुक्र, ध्यान से समझिए, शनि, गुरु, बुध और शुक्र, इनकी दशाएं धनदायक होंगी और इस दशा में आपको कभी भी धन के लिए बेचैन और परेशान नहीं होना पड़ेगा। मेहनत बनेगी, आप करेंगे भी, और यही दशा है जो माइलस्टोन साबित होंगी और करवाएंगी भी। चंद्रमा, राहु, केतु, सूर्य और मंगल, इनकी दशा जब भी आए, चाहे अंतर में आए चाहे प्रत्यंतर में आए, थोड़े बहुत अशांति से भी जा सकती हैं, थोड़ी मेहनत करवा सकती हैं, थोड़े बहुत आपके प्रभावों में कमजोरी दे सकती हैं या कुछ आपके प्रभावों को कमजोर कर सकती हैं। ऐसा देख रहा हूं। ऐसे ही जीवन चलता है। आप कभी अच्छे हो जाते हैं, कभी बिल्कुल फिट हो जाते हैं, कभी बिल्कुल नेगेटिव हो जाते हैं, कभी। तो क्यों होता है ऐसा? क्योंकि वो महादशा के साथ साथ अंतरदशा भी चलती है। तो जीवन ऐसे ही चलता है, जहां पे आप कई बार बहुत अच्छे पॉजिटिव हो जाते हैं, कभी नेगेटिव हो जाते हैं, कभी भंवर में डूब जाते हैं, कभी बिल्कुल ही समुद्र में पार कर जाते हैं। ऐसे ही जीवन का जो है वो चक्र चलता रहता है और इसको जो व्यक्ति समझ लेता है वो निश्चित रूप से आगे बढ़ जाता है। और दूसरे नंबर पे आप हमेशा ही क्या कर सकते हैं, इसलिए आप बजरंगबली की पूजा हमेशा ही आप कर सकते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ आपके घर में नित्य प्रतिदिन होना चाहिए। 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ आपको करना चाहिए। उसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में जो स्थिति बन रही है, गाय की सेवा आप करवा सकते हैं। किसी गौशाला में नित्य प्रतिदिन आपका धन जाए, उसको धन नहीं कहूंगा, कुछ सामग्री अगर हो सके तो गौशाला में अवश्य भिजवाइए। उसके बाद गरीब बच्चों को पुस्तक दान देने का काम आपकी कुंडली में बहुत अच्छा बनेगा। जो वेद पाठ की ब्राह्मण हो, यह काम आपको करना चाहिए। अन्न का दान आपको बहुत अच्छा सूट करेगा। ग्रंथ का दान आपको बहुत अच्छा सूट करेगा। आपकी कुंडली बड़ी अच्छी बनी है। यहाँ सूर्य स्वग्रही, यहाँ शुक्र स्वग्रही, यहाँ जो है वो बुध स्वग्रही, ये अच्छी चीजें हैं। उल्टा बोला है मैंने, यहाँ शुक्र नहीं बोला है, सूर्य बोला है, और यहाँ सूर्य नहीं बोला है, शुक्र बोला है। आप फिर से उल्टा मैंने बोला है, फिर से इसको चेक करना होगा। तो ये चीज है, ये मेरी आदत है, उल्टी गंगा बह जाती। दशमांश कुंडली ठीक है, आप इस चीज को लेकर के बिल्कुल भी परेशान मत होइए। और निस्संदेह वो कभी भी अब एकदम बिल्कुल कंफर्म होके चले कि कभी भी आपके करियर में पतन नहीं होगा, आगे ही बढ़ेंगे। और निस्संदेह आपको उस चीज को लेकर के कभी भी डर पैदा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो अंग है, वो होता है, स्वतः ही कुछ दिन के बाद ठीक हो जाएगा। ये सोच करके कि अब क्या होगा, आप अपने आप को कभी भी परेशान ना करिए। श्योरिटी है। ये आपकी कुंडली रही। कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। अब और क्या बताऊं। राहु केतु का जब प्रभाव जन्म कुंडली में पंचम पे हो, नवम पे हो, तो थोड़ी बहुत दिक्कत होती है। हालांकि कई बार वो अच्छे भी हो जाते हैं। क्रोध अपना, मंगल नीच के हैं तो कई बार आपके बारे में ये बात भी कह दी जाएगी, ये बात बताना भूल गया, कि आपके निर्णय प्रायः गलत हुए हैं। तो अगर ऐसा कोई कहता है तो कुछ हद तक आप उसे स्वीकार कर सकते हैं कि आपके निर्णय कुछ गलत हुए हैं। हालांकि आप अपने लेवल पे उसको बिल्कुल ही बेहतर करना चाहते हैं, पर कई बार वो चीजें होती हैं जहां ये चीज किस मामले में आपको ये सुनने को मिल सकती, प्रोफेशनल तौर पे नहीं, पर्सनल लेवल पे ये चीज आपको बहुत ज्यादा परेशान करेगी या सुनने को मिलेगी कि आपके निर्णय प्रायः गलत साबित हुए हैं। फैमिली और रिलेशनशिप में ये बात ज्यादा देखने को मिलेगी। प्रेम जोड़ने और प्रेम को जब देखा जाएगा, तब पर्सनल लेवल पे ही, प्रोफेशनली आपको इस चीज पे कभी भी गलत निर्णय पे नहीं कहा जाएगा। मतलब प्रोफेशनली आप बिल्कुल ही, आपके निर्णय हमेशा सही रहे हैं और ठीक रहा है, उस मामले में कभी भी आपकी कोई कमजोरी नहीं है। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।